Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th, subject mathematics, chapter number 14 of your text, that is statistics. जो ये स्टैटिस्टिक्स है आपने इसको 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सिंपल था। तो 10th क्लास में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया है। तो इसको सीखने के लिए मुझे रिकॉल करना पड़ेगा आपको कि जो इसके जो सिंपल आइडियाज़ थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले जो ये टर्म स्टैटिस्टिक्स है ये है क्या? एक्चुअली इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और वी कैन से इट्स अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। यानी ये साइंस या हम मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डेटा को यानी जो इन्फॉर्मेशन है फील्ड में उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़। तो उसके लिए हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फील्ड और उसमें से उस सेलेक्टेड फील्ड में से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी काम के लिए जाना होगा, अगर हमें कोई प्लान बनाना होगा गवर्नमेंट सतह पर या गाँव की सतह पर या किसी भी सतह पर हमें कोई प्लान बनाना होगा, तो इसके लिए हम सैंपल बनाते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन, एक एग्ज़ाम्पल मेरे पास है। अगर हमें ये देखना होगा कि हमारे इस एरिया में जो क्रॉप प्रोडक्शन है फ्राम पर कनाल वो कितना है, तो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये क्रॉप प्रोडक्शन एक इलाके में कम है दूसरे इलाके में ज़्यादा है, तो क्यों है और क्या वजूहात हैं वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए हम घर पे जो सर्वे है वो हाउस सर्वे करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या यानी जो फील्ड प्रोडक्शन जो ये क्रॉप प्रोडक्शन है वो कितनी है और मुख्तलिफ एरियाज़ में किस तरह और क्या क्या है, फिर उसका एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, फिर मीन को हम कंपेयर करते हैं। तो यही चीज़ इसकी यहाँ मैंने ये डेफिनेशन में लिखी है। इट इज़ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा इन लार्ज क्वांटिटीज़ स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फरिंग प्रपोर्शंस इन होल फ्रॉम दोज इन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो सबसे पहले जो डेटा होता है ये हम डायरेक्टली प्राइमरी डेटा जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें देखना होगा कि क्लास में हम जाएंगे, क्लास 10th हमारे पास है, तो हम देखेंगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स स्क्वायर्ड और आगे लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कितने लड़कों ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आउट ऑफ 50 अगर मार्क्स हैं, 20 मार्क्स जो हैं वो 4 स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किए हैं, यानी 4 स्टूडेंट्स ने स्क्वायर किए हैं 20 आउट ऑफ 50। इसी तरह मार्क्स ऑफ अगर 30 हम लिखेंगे 5 स्टूडेंट्स, 21 अगर हम लिखेंगे 3 स्टूडेंट्स, यानी ये रैंडम है, फिर उसको हम अरेंज करते हैं मुख्तलिफ हिसाब से। इसी तरह 13 और वी कैन से 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डेटा ज़्यादा है, कौन से डेटा रिपीट होते हैं उनकी तादाद लिखते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी हम यहाँ कह सकते हैं। जैसे कि 20 मार्क्स इन क्लास इट इज़ 4 टाइम्स, यानी 4 स्टूडेंट्स सिक्योर 20 मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स सिक्योर 30 मार्क्स, 3 स्टूडेंट्स 21। लेकिन जो यहाँ जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं। तो इसको हम यहाँ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। लेकिन जो ये है ये बाद में आता है, इसको हम अरेंज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी डायरेक्टली जाएंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। हम पहले स्टूडेंट को बताएंगे कितने मार्क्स लिए 20, दूसरे को 30, फिर तीसरे को 20, चौथे को 21, इसी तरह हम 20। लेकिन इस जो हम कलेक्शन करेंगे कितने ये आएंगे, फॉर एग्जांपल 4 प्लस 5 इज़ 9, 12 एंड दिस इज़ 16 स्टूडेंट्स। तो जो ये हमारे डेटा 16 ऑब्जर्वेशंस आएंगे, इन 16 ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे। फिर देखेंगे कि कौन कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट होता है, फिर उसको हम चार्ट में डालते हैं, वहाँ उसको ग्रुपिंग करते हैं। तो वो आगे आता है ग्रुपर डाटा, रॉ डाटा, जो ये हमने पूरा 9th में पढ़ा है कि किस तरह हम इनको फिर
क्लासिफिकेशन करते हैं, देखते हैं कि किसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर हम वहाँ हमने 9th में ये भी पढ़ा है कि मीन हम कैसे ढूंढते हैं, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसीज हैं ये, तो ये हम किस तरह ढूंढते हैं। मीन के लिए फार्मूला क्या है रॉ डेटा में। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इसमें आती हैं वो हमने 9th में पढ़ी हैं पहले से। तो अब जो 10th में है, यहाँ आपको थोड़ा एक्सपेंड करके जाना है, यानी यहाँ बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें लेने हैं। हमारे पास टेबल्स होंगे, उन टेबल्स को हमें एनालाइज करना है और फिर देखना है कि क्या इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं। उन नतीजों को हमने फीडबैक और वीकेंड से लास्ट में लिखना है कि क्या है इसमें जो हमने इससे अक्स किया है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, वो हमने क्या एब्स्ट्रैक्ट किया है। तो लेकिन जो यहाँ है ये है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। जो आपको 10th में पहला टॉपिक है वो मिलेगा आपको मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन ऑफ ग्रुप डाटा यानी आपको ग्रुप डाटा दिया गया होगा, तो आपको इसको क्या करना है, उसका मीन ढूंढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम 9th में मीन की बात करेंगे तो वो हम इस तरह ढूंढते थे, यानी x1 x2 दीज आर ऑब्जर्वेशन, x2 x3 यानी sum of observations, and last observation is xn, that is sum of all the observations divided by number of observations। ये था ये था जो रॉ डाटा का था, जिसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते थे। वहाँ इस तरह हम मीन ढूंढते थे। लेकिन यहाँ अगर हमारे पास टेबल होगा इस तरह का, इस टेबल में हमें ऑब्जर्वेशन दी गई होगी और फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी, जिस यहाँ हम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास वी कैन हियर राइट मार्क्स ऑब्टेन्ड, अगेन मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ है, यही टेबल हम इस्तेमाल करेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ 20 है, दिस इज़ ग्रुप डाटा एक्चुअली। तो हम लेकिन हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। यहाँ हमें 21 लिखा है, तो यहाँ हम सीधे करेंगे 10 20 30 40 50। यहाँ हम आगे लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्टूडेंट्स गए 10 मार्क्स, 3 4 5 7। तो जो ये है इट मीन्स 50 मार्क्स obtained by 7 students, 40 marks obtained by 5 students each। तो अगर इसका हम सम करेंगे, जिसको हम n भी कहते हैं, these are actually frequencies, यानी this means 4 is the frequency of 10, that is 10 is repeated 4 times। इसी तरह ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 है, तो this is repeated 3 times, 30 is repeated 4 times। Actually these are the frequencies, or we can say these are the number of students, that is n। तो आगे हमें इसका अगर हमें ये मीन ढूंढना होगा, तो ये चूँकि ग्रुप डाटा है, तो इसके लिए हमें एक यहाँ एक टेक्निक दी गई है। यही टेक्निक हमें सीखनी है। सबसे पहले दीज आर एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस, वी राइट दीज ऑब्जर्वेशंस हियर इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्स, एंड देन देयर आर फ्रीक्वेंसीज। दिस एक्स इज 10 20 30 40 and 50। here it is frequency। तो यहाँ जो मैंने पहले लिखा it is 4 3 4 4 3 4 5 and then there is 7। तो अगर हम इनका सम करेंगे, उसको हम n भी लिखते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा fi, and it means summation of frequencies or sum of different frequencies। तो इनका हम सम करेंगे, that is 4 + 3 7 11 16 and 7, that is 23। तो अब इसके लिए और एक स्टेप है मीन ढूंढने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस में, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो मीन होता है, इट इज़ एक्चुअली समेशन ऑफ fi xi, that is frequency and observation divided by sum of xi, or we can simply write n sigma fi। तो इसका मतलब है हमें फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को ईच रो में अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको आखिर पे सम करना है। तो इस पूरे को डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसीज के सम से, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और वी कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वी कैन से देन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे fi and xi।
xi means actually the value of xi, it starts from 1, and this I starts from 1 to n, and first observation is 1, second observation is 2, इसी तरह. तो दिस इज़ f1, f2, f3, f4, f5. तो यहाँ हम सीधे लिखते हैं fi. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी in general. 4 10s are, it is 40, 3 20s are 60, 4 30s are 120, 5 40s are 200, 7 50s are, it is 350. इनको हम अलग से सम करेंगे, उसका नाम हम लिखेंगे सिग्मा fi xi. It is sigma, Greek word, or we can say it's summation, sum. तो इनका हम अलग से सम करेंगे. 0 4 6 10 12 5 that is 17, carry 1 2 3 4 5 6 7 770. तो हमें जो सम ऑफ fi एंड xi निकला वो इट इज़ 770, एंड जो सिग्मा fi है, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, इट इज़ n, तो वो हमें 23 निकला. तो यहाँ हम वैल्यू देंगे, इट इज़ 770 डिवाइड बाई 23. जो आंसर यहाँ डिवाइड करके निकलेगा, दैट इज़ द मीन ऑफ दिस ग्रुप डाटा. इस तरह हम मीन ऑफ ग्रुप डाटा ढूंढ सकते हैं. तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो आगे हैं इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वगैरह, तो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. थैंक्स.